स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री को आगे लेकर के चलते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से नोट्स चाहिए जैसे कि क्लास 12 की केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या फिर किसी भी क्लास के 9 से लेकर के 12 तक, तो आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है एक्सेलेंट शिक्षा। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको 9th, 10th, 11th और 12th कोई सी भी क्लास मिल जाएगी। जैसे अभी केमिस्ट्री चल रही है तो केमिस्ट्री आप यहाँ से जाकर के ओपन कर लेंगे। केमिस्ट्री के आपको सभी चैप्टर यहाँ पर शो कर जाएंगे, आप जिस मर्जी चैप्टर के यहाँ पर नोट्स देख सकते हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रासायनिक बलगति की, ठीक है। तो रासायनिक बलगति का आज हम तीसरा पार्ट लोड कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट आपको समझाएंगे और वीडियो तो पार्ट 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम तीसरे पार्ट के बारे में बताएंगे। और अगर आप क्लास 12th में वास्तव में इस चैप्टर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार जरूर कंप्लीटली देखें, क्योंकि इस वीडियो में इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं वो पार्ट कवर होने वाला है, ठीक है। वो सब इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी मिसयूज़ मत करो, मतलब बिल्कुल भी आप टाइम पास मत करो। अपने टाइम का कीमती, इस टाइम का बहुत कीमती टाइम है, अच्छे से उपयोग करो, यूज़ करो, वीडियो को अच्छे से देखो। कोई प्रॉब्लम आपको लगती है हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप हमसे डायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको बोर्ड की क्लासों में अच्छे अंक लाने हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे अंक लाएंगे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपके पेरेंट्स को और आपके दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलते हैं, तो मैं आपके सामने ये नोट्स ओपन कर लेता हूँ और इसको जल्दी से बड़ा कर लेते हैं और इसके बारे में आज अच्छे से जानेंगे। और मैं आप लोगों से फिर वही बोल रहा हूँ, आप वीडियो लेंथी है या छोटी है उसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीटली जरूर देखें, ये इस चैप्टर की जान है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं। तो आप लोगों को मैंने इस चैप्टर में से पहले शून्य कोटि के विक्रिया की समाकलित वेग समीकरण के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं उसको कंप्लीटली यहाँ पर सोल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद बात करेंगे प्रथम कोटि के विक्रिया के बारे में और इसकी समाकलित वेग समीकरण की स्थापना भी करके आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे इसकी समीकरण बनती है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लक्षण बताएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल बताएंगे, ठीक है। और शून्य कोटि का भी बताएंगे अर्ध आयुकाल। तो आप बिल्कुल भी स्किप या स्पीड बढ़ाकर मत देखना, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार आप पूरा कंप्लीटली देखें, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को शून्य कोटि के विक्रिया के बारे में बताते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोटि क्या होती है। कोटि के बारे में अगर आपको मैं कहूं तो कोटि आप कैसे करेंगे कि वेग बराबर था आपका k और यहां पर सांद्रता की पावर थी x और यहां पर उसकी b की पावर कितनी थी y, तो ये आपका b हो जाएगा। तो यहां पर इस x और इस y का जोड़ अगर आपका है तो वो आपका क्या है भाई, कोटि है। क्लियर। अगर कोटि का मान कितना हो सकता है भाई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, माइनस का भी हो सकता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहां पर शून्य कोटि के विक्रिया की बात चल रही है। तो शून्य कोटि के विक्रिया में इसका मान, इस x प्लस वाई का मान आपका 0 होगा। क्लियर। इतना आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सांद्रताओं की जो घात का कुल योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो आप इस चीज को ऐसे मानकर चलिए, मैं अभी समाकलित वेग समीकरण आपके सामने इसकी स्थापित करके दिखाऊंगा। आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास कोई अभिक्रिया है जिसके रिएक्टेंट R हैं और वो अभिक्रिया आपका कंप्लीट होने के बाद आपका प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो यहां से आप लोग दो चीज ले सकते हैं, वो भी वेग के बारे में, कि वेग आपका या तो माइनस डी आर बटे डी टी होगा, या फिर यहीं पर आप क्या कह सकते हैं, या फिर डी पी बटे डी टी होगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये माइनस होगा, कम होगा। अगर मान लो पहले ये 100% था तो इधर प्रोडक्ट आपका 0 होगा, कुछ टाइम बाद अगर ये 80% बचा है तो इधर 20% होगा, तो ये आपका घटेगा, तो इसलिए यहां पर माइनस लिया गया है। और अगर आप प्रोडक्ट के बेस पर वेग को प्रवाहित कर रहे हैं तो वो आपका धनात्मक होगा, बढ़ रहा होगा, उसमें वृद्धि हो रही होगी। तो यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब चूंकि ये शून्य कोटि की विक्रिया है, तो आपको यहां पर अब लॉजिक लगाना है। अब आपको यहां पर क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। तो यहां पर आपका लॉजिक बनेगा कि माइनस डी आर बटे डी टी, ये आपका क्या है भाई, वेग है। और वेग बराबर आपका होगा यहां पर कांस्टेंट, और जो यहां पर ये सांद्रता है ये आपकी क्या है भाई, सांद्रता है। ये आपकी क्या है भाई, सांद्रता है। ये आप मैंने आर ले लिया और इसकी पावर अब कितनी बचेगी, 0। मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है।
तो यहां तक आपके दिमाग में बिल्कुल सेटल हो जाना चाहिए। अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान आपका होता है 1, तो यहां पर इसका मान आपका कितना आ गया k। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि माइनस dr/dt का मान आपका कितना होगा भाई, k होगा। कितना होगा भाई, k होगा। अगर मैं थोड़ा सा क्या करूं, इस t की मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो आपकी यहां से एक समीकरण निकल जाएगी कि माइनस dr/dt था ना, तो dt आप इधर ले आए तो k dt, ये आपकी समीकरण यहां पर निकल करके आ जाएगी। अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो यहां पर मैं लिखूंगा समाकलन करने पर अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, समाकलन करूंगा तो माइनस तो सेम आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका डी आर, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा भाई के, और यहां पर समाकलन में के भी अंदर ले लेता हूं, हो जाता है डी टी, ठीक है। जब हम इस चीज का समाकलन करेंगे तो इसका मान तो आ जाएगा माइनस का आर, और इधर कितना आ जाएगा k, इसका आ जाएगा t, और एक इसमें कांस्टेंट आ जाता है c। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि समाकलन में ये ऐसा ही होता है, ठीक है, समाकलन में ऐसा ही होता है। बाकी ये कॉन्सेप्ट है, मैं मैथ्स की क्लास में आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास माइनस आर के टी प्लस सी आ गया। इस समीकरण को मैं क्या कर लेता हूं, पहली समीकरण मान लेता हूं, और देखो यहां पर ये आर तो आपकी सांद्रता हो गई, ये के आपका वेग स्थिरांक हो गया, टी आपका टाइम हो गया, और सी आपका ये कांस्टेंट है। इस सी का मान हमें यहां पर निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे आप ऐसा मान लीजिए कि जब अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है, यानी टी बराबर 0 पर जब आपकी अभिक्रिया स्टार्ट हो रही थी, तब आर का जो मान था वो r0 था। कितना था भाई, r0, कितना था r0। मैं इस r की, इस सांद्रता की बात कर रहा हूं, इस सांद्रता का मान कितना था भाई, r0 था। कब था, जब t बराबर टाइम मतलब समय जब 0 था, मतलब अभिक्रिया जब स्टार्ट होने वाली थी। ये कौन सी है, ये है आपकी प्रारंभिक सांद्रता। क्या है भाई, प्रारंभिक सांद्रता, और ये हमेशा r0 से प्रदर्शित कर जाती है। अब t बराबर 0 और इसको इसमें रखेंगे, देखो यहां पर क्या बनेगा आपका, r का मान क्या रहा, r0, और k रहेगा, t का मान आपने 0 कर दिया, c आपका c रहेगा। तो यहां से आप किसका मान निकाल लिए हो, इस c का मान निकाल लिया, वो कितना आ गया आपका, माइनस का r0। तो आपको यहां पर किसका मान मिल गया, c का मान मिल गया है, ठीक है। ये समीकरण आपकी हो गई 2। इस समीकरण से आप समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख करके किसका मान प्राप्त कर लोगे, समाकलित वेग समीकरण का मान प्राप्त कर लोगे। तो मैं आपके सामने यहां पर निकाल लेता हूं इसको, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका माइनस r, ठीक है, बराबर के, टी आपका टी रहेगा, और यहां पर c की जगह आप क्या रख लेंगे, माइनस का, यहां पर ये माइनस ही कर लेता हूं क्योंकि ये प्लस है ना, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस ही बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस, और यहां पर आ जाएगा आपका r0। जब आप इसको सोल्व करेंगे, अच्छे से हल करेंगे, देखो क्या होगा, आप इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, तो ऐसे सोल्व करो, या फिर आप कैसे भी इसका मान निकालो। आप k का मान निकालने की जब कोशिश करेंगे या kt का मान निकालेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका r0 आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस ही रहेगा, और यहां पर ये समीकरण आपकी निकल करके आ जाएगी। या फिर आप यहां से टाइम निकाल लो, या फिर t का मान कैसे निकालोगे, r0 आपका ये आ जाएगा, ये k आपका क्या आ जाएगा, बट्टे में पहुंच जाएगा। तो ऐसे भी करके आप इसका मान निकाल सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, और यहां से आप किसका मान भी निकाल सकते हो भाई, k का मान ऐसे भी करके निकाल सकते हो, कैसे कि k का बार, और यहां पर k का मान ऐसे हो जाएगा। ये सब आप एक चीज को इधर उधर ला करके प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूं, यहां से जो आपको सीखने को मिल रहा है वो आपको ये सीखने को मिल रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो आपका वेग स्थिरांक है, वो हमेशा सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। वेग स्थिरांक जो होगा वो किसके डिपेंड करेगा, सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। आप इस समीकरण को बिल्कुल अच्छे से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में ये समीकरण आपका साथ नहीं छोड़ेगी, ठीक है। ये समीकरण आपको वहां पर बहुत ज्यादा परेशान करेगी, और समीकरण आपके सामने बार बार घूम करके आएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां से लक्षण देखते हैं भाई, समीकरण के लक्षण आपको यहां पर क्या क्या देखने को मिल रहे हैं भाई इस
समीकरण से आप क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं कम से कम आपके सामने 3 या 4 लक्षण की बात करता हूं। नंबर एक आपने अभी क्या देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिर रहता है। क्या रहता है कि वेग जो होगा ना आपका वेग, वो हमेशा वेग जो हमारे पास रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा भाई, स्थिर रहेगा। वेग बराबर यहां पर क्यों रहेगा स्थिर, क्योंकि वेग बराबर होता है k a की पावर 0 और इसका मान हो गया k। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वेग जो आपका है ना वो हमेशा स्थिर रहेगा। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 हमारे पास मिलेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है। इसका भी बात आपको याद रखना है कि अभिक्रिया हमेशा कंप्लीट होगी। आप कैसे पता लगाओगे कंप्लीट कैसे होगी, अगर मैं यहां पर देखो अभिक्रिया कंप्लीट कब होगी, जब t का मान 100% यानी हमें कंप्लीट करनी है ना। तो ये आप एक्सपेरिमेंट के बेस पर देख सकते हो। अभी एक एक्सपेरिमेंट का मतलब एक एग्जांपल दूंगा आपको, वहां से भी लगा सकते हो अंदाजा। एक यहां पर अगर मैं इन दोनों का मान बराबर कर दूं तो इसका मान 0 हो जाएगा, तब भी t बराबर 0 पर इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पर अभी हमेशा लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है भाई, पूर्ण होती है, 100% कंप्लीट होती है। ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं ये आपके हमेशा बोर्ड के 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कंपटीशन में भी आप लोगों को ये देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल ये अच्छा पॉइंट है और मैं इसको यहां पर थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा फोकस करें। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखो यहां पर लिख रहा है अर्ध मतलब आधा। इसका मतलब है अगर कोई अभिक्रिया 100% है, इसका मतलब है अगर कोई अभिक्रिया 100% है तो जब वो 50% प्रोडक्ट में बदल जाएगी, इधर आपका 50 बच जाएगा, इधर भी आपका 50 हो जाएगा, तो उस टाइम का मान अर्ध आयुकाल कहलाता है। उसका क्या मान कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। परिभाषा आप कैसे देंगे, जब कोई अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, ठीक है, या फिर आधी पूरी हो जाती है, या फिर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कैसे भी मान सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल बोलते हैं। मतलब किसको, उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, अर्ध आयुकाल। तो ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। मान लो R0 हमारे पास क्या था, उसकी प्रथम सांद्रता थी जिसको हम बोल रहे थे प्रारंभिक सांद्रता, जिसको हम 100% लेकर के चल रहे हैं। जब अभिक्रिया 50% आपकी कंप्लीट होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी। तो ये कितनी हो जाएगी, 50%। तो यहां पर मैं इसको पहला पार्ट मान लेता हूं, इसको दूसरा पार्ट मान लेता हूं। तो इसको जब मैं यहां पर रखूंगा, किसमें, इसको मैं टाइम वाली समीकरण में रखूंगा, किस में रखूंगा, इस वाली समीकरण में रखूंगा, तो मुझे अर्ध आयुकाल का मान मिल जाएगा। तो मैं यहां पर रख सकता हूं। तो मेरे पास यहां पर टी हाफ बोलेंगे, इसके टी हाफ अर्ध आयुकाल का मान कितना होगा, आप यहां पर रख सकते हैं। भाई मैं क्या करूंगा, पहले यहां पर प्रारंभिक सांद्रता रखेंगे, फिर अंतिम सांद्रता रखेंगे, फिर के का मान यहां पर निकाल लेंगे। तो यहां पर कैसे निकलेगा, यहां पर कैसे निकलेगा, आप देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, आर यहां पर रख लेता हूं, माइनस R/2 का मान यहां पर रख लेता हूं, नीचे आपका K आ जाएगा। एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, तो R तो आपका ऊपर बच गया और नीचे आपका क्या जाएगा, यहां पर आपका नीचे आ जाएगा 2K। तो यहां पर इसका मान मिल जाएगा। क्लियर, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर अर्ध आयुकाल हमेशा उसकी सांद्रता का आधा और k का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि r तो आपको 100% रखना है। जब अभिक्रिया आपकी 50% कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसकी जगह R/2 कर लेंगे। तो क्लियर हो गया। ये 3 पॉइंट आपके बहुत अच्छे हैं और इन तीनों पॉइंट को आप हमेशा याद रखें और बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट से दूर मत जाना, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका यहीं पर इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल बताता हूं जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है। मतलब आपको पूछा गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। आपको एक उदाहरण कम से कम पता होना चाहिए। अगर आपको एक उदाहरण पता है तो समझो आपका काम कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण आप याद रखना कि अमोनिया जो होते हैं ना, अमोनिया जब आप उसको 1130 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो हमेशा आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है और प्लस हाइड्रोजन मिलती है। ये नाइट्रोजन के निर्माण के लिए भी यूज की जाती है और इसमें हमेशा अभिक्रिया का जो है ना वेग
वो हमेशा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया पर डिपेंड करता है। मतलब आप इसमें लिख सकते हैं कि वेग बराबर जो होगा आपका वो होगा k, और जो आपकी NH3 की सांद्रता होगी और इसकी पावर 0 होगी, इस पर डिपेंड करेगा। या फिर आप बोलेंगे कि डायरेक्ट k यानी वेग स्थिरांक के बराबर होगा। तो ये आप एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि अमोनिया से नाइट्रोजन बनाने की विधि में जो अभिक्रिया आपकी उपस्थित होती है उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्लियर? इस एग्जाम्पल को आप कम से कम जरूर याद रखना क्योंकि आपका एग्जाम्पल में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, ये जो हमने समाकलित वेग समीकरण इसमें निकाली है, इसमें क्या निकाला आपने कि k का मान जो आपका होता है वो r0 माइनस r बटे t, ये जो आपने निकाला है। ठीक इसी तरह हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी समाकलित वेग समीकरण की स्थापना करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले तो आपको परिभाषा पूछेगा वो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया परिभाषा लिखिए, परिभाषा बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? वे सभी अभिक्रियाएं जिनका वेग वे जितनी भी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिक्रिया के अभिकारक पदार्थों के अणुओं की सांद्रण की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। आप ऐसे लिख लें वेग बराबर के, और यहां पर जो भी आप लिखेंगे उसकी प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, या इस पर डिपेंड करता है, प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो इस प्रथम घात को ही हम क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आप लोगों को। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, H2O2, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा H2O और प्लस एक O आपका ऐसे करके मिल जाएगा। तो यहां पर ये भी आपकी हमेशा अभिक्रिया किस में आ जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आ जाएगी। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, NH4NO2। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब भी आप अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ते हैं आपको नाइट्रोजन जरूर मिलती है। अगर आपको नहीं पता तो आप 11वीं क्लास में थोड़ा मटर गश्ती ज्यादा किए हो तो उसकी वजह से आपके ये याद नहीं है। ठीक है, तो देख लो यहां पर आपकी नाइट्रोजन आपकी अलग हो जाएगी और ये 2H2O करके अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की अभिक्रिया ये भी आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं। भाई ये कैसे आप स्थापित करेंगे? फिर वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, हमें तो सिंपल बस ये बात याद करनी है। क्या बात याद करनी है? कि इसमें पावर, इसमें जो घात होगी आपकी वो हमेशा क्या रहेगी? एक रहेगी। क्या रहेगी भाई? आपकी एक रहेगी। ठीक है, चलते हैं थोड़ा आगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण देखो, मान लो आपकी जो अभिक्रिया है भाई वो R है, मतलब आपका प्रोडक्ट है, और सॉरी रिएक्टेंट है और आपका क्या बन रहा है? इधर प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब t बराबर 0 होगा, जब आपका समय प्रारंभ होने वाला होगा, तब इस R की वैल्यू कितनी होगी? R0 होगी। प्राथमिक या प्रारंभिक सांद्रता होगी। यहां पर कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका मान कितना होगा? 0 होगा। इसका कितना मान होगा? 0 होगा। सोच लो कि कुछ टाइम बाद, जब टाइम यानी आपका t हो रहा होगा, तब इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी? कमी होगी। उसको मैं R मान लेता हूं। इधर क्या होगा? इधर हमारे पास क्या होगा कि इसमें आपका R0 में से ये R माइनस हो गया होगा, क्योंकि इधर जब आपका R बचा है तो ये आपका क्या हो गया होगा? माइनस हो गया होगा। क्लियर? तो यहां पर आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करेंगे कि t बराबर 0 पर आपका मान ये होगा और t बराबर t पर यानी इस समय पर आपका मान ये होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अभिक्रिया को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। आपको पता है कि वेग बराबर इस अभिक्रिया में होगा k और इस r की पावर 1। अगर मैं वेग की बात करूं, वेग होता है dr बटे dt। क्लियर? और इसका मान हो जाएगा k और r की पावर कितनी हो गई हमारे पास? 1। अब मैं क्या करता हूं, इस टाइम को इधर ले आता हूं और इस r को इधर ले आता हूं ताकि थोड़ा सा समाकलन करने पर हमें आसानी हो जाए। तो मैंने ऐसा कर लिया है और ये r आपका, सॉरी ये आपका r, देखो ये r है ना इधर का, तो मैं इसको r को ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं और ये आपका हो जाएगा k dt। अब इस अभिक्रिया का हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। इस अभिक्रिया का हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो समाकलन इसका जब करेंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पर क्या लिखूंगा? समाकलन करने पर थोड़ा सा ये कलम प्रॉब्लम करेगी, तो यहां पर लिख देंगे समाकलन
करने पर, अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि समाकलन किसका यहां पर अगर हमारे पास dx है और यहां पर x है, अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो इसका समाकलन होता है log x। क्या होता है? log x प्लस सी। पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, log x प्लस सी होता है। और यहीं पर अगर मैं खाली इसका समाकलन करूं dx का, तो इसका होता है x प्लस सी। तो ये तो आपका इसमें लगेगा फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट इसमें लग जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट आप दोनों की जगह एक ही ले लेंगे। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं क्वेश्चन को माइनस डी आर बटे आर, और इधर आपका कितना हो जाएगा के डी टी, और इसका समाकलन ऐसे हो जाएगा। अब जब मैं इसका समाकलन करके मान निकालूंगा तो मान क्या क्या आ जाएंगे, मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूं। इधर आपका आ जाएगा माइनस, और यहां पर लोग आ जाएगा, तो मैं ऐसा करके लिख लेता हूं LOG लोग, और यहां पर किसका मान आ जाएगा R का, ये आपका R हो जाएगा, और ये आपका देखो बराबर आ जाएगा KT, और यहां पर आप एक कांस्टेंट ले लेंगे C, क्योंकि कांस्टेंट आपको खाली एक ही लेना है। तो आपकी समीकरण कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है, ये समीकरण आपकी पहली हो गई। यहां पर इस कांस्टेंट का मान हमें निकालना होता है। इस कांस्टेंट का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमें t बराबर 0 पर मान पता है कि r का जो मान होता है वो आपका r0 होता है। कितना होता है? r0। तो मैं यहाँ t बराबर 0 पर r0 रखने पर, तो मैं इसमें मान रख दूंगा। तो मान कैसे रखेंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस log, और ये आपका हो जाएगा r, और बराबर आपका हो जाएगा k मल्टीप्लाई आपकी 0 से हो जाएगी, और c आपका सेम टू सेम हो जाएगा। अब आप इस c का मान निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस c का मान निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि इसका मान आपका 0 हो गया, तो यहां से आपका c का मान आ जाएगा माइनस log सांद्रता किसकी, r की। ये आपका c का मान निकल गया है। इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे। अब इस दूसरी समीकरण से इसमें मान रखने पर आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग मान निकल जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं माइनस log r, ये आपका मान आ गया, और बराबर k, ये आपका t हो गया, और c का मान आप यहां से लिख देंगे माइनस log r। ठीक है, और ये r कौन सा होगा, ये r आपका 0 वाला होगा भाई, 0 वाला। ये आपका r कौन सा वाला होगा, 0 वाला, क्योंकि आपने r0 यहां पर रखा है। अब आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल आप कैसे करेंगे भाई, kt का मान आप इधर रख लो, मैं क्या कर लेता हूं kt का मान आपका इधर रख लेता हूं, और ये माइनस का इधर भेज देता हूं, ये आपका हो जाएगा प्लस का, और ये आपका फिर माइनस हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर log a माइनस b है ना, सॉरी log b है, तो इसका मान होता है log a बटे b, इसका मान होता है log a बटे b। तो एक में से अगर आप दूसरे घटा रहे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा, ये आपका नीचे हो जाएगा। तो यहां पर आपका मान हो जाएगा kt बराबर, ये आपकी सांद्रता आपकी आ जाएगी ऊपर, और ये सांद्रता आपकी कहां पर आ जाएगी, इसके जस्ट इसके नीचे आएगी, इस वाले के। तो यहां पर आपका r मान ऐसे आ जाएगा। तो आपका जो मान आ गया, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये आपका मान आपका ऐसे करके आ गया है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, ये मैंने माइनस का सेटलमेंट यहीं पर कर दिया है। थोड़ा सा क्या करेंगे, ये जो आपका हम लोगरिथम यूज कर रहे हैं ना, ये आपका लोगरिथम बेस 10 पर नहीं है। अगर आपको ये e से बेस 10 पर करना है, log 10 पर करना है, तो आपको हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो इसको जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो अब हमारा मान आ जाएगा kt बराबर 2.303 log, अब ये बेस 10 आ गया, बेस 10, और यहां पर आपकी सांद्रता प्रारंभिक वाली, यहां पर सांद्रता आपकी जो बची रहेगी, ये आपकी समीकरण बन गई है। अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप इसका क्या निकाल लें, एक तो आप इसका k का मान निकाल लें। k का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2.303 बटे t, और यहां पर आपका आ जाएगा log बेस 10, और यहां पर आपका r0 बटे r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। एक समीकरण आपकी ये बन गई, और एक समीकरण आप यहां से टाइम भी निकालेंगे, तो टाइम की जगह आप इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे। तो ये आपकी प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण है, प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण है। जब भी आप न्यूमेरिकल निकालोगे तब आपको ये यहां पर यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा सा एक और मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स में आपको थोड़ा सा घुमा देंगे। वो कैसे घुमा देंगे, वो बोलेंगे कि मान लो इसका मान a है। क्या है इसका मान a, और इसका मान अभी कितना है भाई 0, क्योंकि प्रथम
प्रारंभिक में हमेशा इसका मान आप क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, इधर कितना मानेंगे, आपको 0 मान लेंगे। कुछ टाइम बोलेंगे वो कि इसका मान मान लो अब x है, इसका मान क्या मान लेंगे, x, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान आपके दिमाग में हो जाएगा a माइनस एक्स। तो इस कंडीशन में यहां पर आप इसकी जगह a रख सकते हो और इसकी जगह आप क्या रख दोगे, a माइनस एक्स रख दोगे। तो इस कंडीशन में आप लोग यहां पर बोल रहा हूं मैं, यहां पर आप इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, इसकी जगह आप क्या रख दोगे, a, और इसका मान क्या रखोगे आप, a माइनस एक्स। ऐसे करके भी बहुत जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप एक फॉर्मेट कोई सा भी याद कर लें और उसी के बेस पर सभी क्वेश्चन निकालेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। आज थोड़ा वीडियो लेंथी पड़ेगा, आज हम सिर्फ इसी को कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं दोनों पोर्शन के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में सिलेक्टेड हैं वो आपके सामने यहां पर सोल्व करके दिखाऊंगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। आप इस अभिक्रिया से भाई क्या क्या अंदाजा लगा रहे हो, अब मतलब हम बात करेंगे लक्षण की। लक्षण में आप इस अभिक्रिया से भाई किन किन चीजों के बारे में बात कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले अर्ध आयुकाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अर्ध आयुकाल की। अर्ध आयुकाल को आप ऐसे समझिए कि आपको 1/2 निकालना है। अब इसके लिए आप ये समझिए कि प्रारंभिक तो आपका हमेशा R0 ही होगा, लेकिन जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, आपका R0 का आधा बचेगा, ये आपका अंतिम होगा। तो जब ये दो चीज आपको पता लग गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो जो आपने इस समीकरण निकाली है, देखो यहां पर ये जो आपने समीकरण निकाली है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये जो आपने समीकरण निकाली है, इस समीकरण में ये आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है, ये आपको वैल्यू क्या कर देनी है, रखनी है। तो मैं कर देता हूं k बराबर 2.303 और यहां पर टाइम आपका बचा 1/2 और यहां पर लोग बेस आपका हो जाएगा 1 मतलब 10 और इसकी जगह तो आपका R0 ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह आपका आधा हो जाएगा, ये 2 आपका उधर पहुंच जाएगा, इससे तो इससे कट गया, तो ये लोग 2 आ गया कि नहीं। तो हमारे पास बचा 2.303 और यहां पर बचेगा आपका लोग 2 और बचेगा आपका नीचे t 1/2। तो यहां ये किसका मान आ गया, k का मान आ गया कि नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, t हाफ का मान निकालने के लिए 1/2 का लोग 2 का मान रख देंगे, 2.303 बट्टे यहां पर k, और लोग 2 का मान आपको पता होना चाहिए, या फिर आप इसको टेबल से निकाल करके रख भी सकते हैं। भाई टेबल से आप इसको मान को निकाल करके रख भी सकते हैं। कितना होता है, 0.3010 होता है, 0.3010 होता है। तो या तो आप ऐसे ही याद कर लें, या आप इसको कैलकुलेट करके जब सोल्व करेंगे तो आपको ऐसा करके मिल जाएगा 0.693 बट्टे k। ये दोनों आपको न्यूमेरिकल में यूज करने को मिल जाएंगे। यहां पर कुछ नहीं किया मैंने, यहां पर लोग 2 का जो मान होता है ना 0.3010 होता है, वो मान रख दिया है, ठीक है। और उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 6 ऐसा करके आपका सॉल्यूशन यहां पर ये बन जाएगा। तो अर्ध आयुकाल आपका पेपर में पूछा गया और अर्ध आयुकाल आपका कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। इस समीकरण से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो k होगा ना, k वेग स्थिरांक होगा जो आपका, वो वेग स्थिरांक हमेशा समय के अनुक्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ये समय बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू घटेगी, अगर ये बढ़ेगा तो समय की वैल्यू घट जाएगी। एक चीज क्लियर हो गई। और भी आप यहां पर क्या क्या देख सकते हो, नंबर दूसरे पॉइंट की बात करता हूं मैं। शून्य कोटि के अभिक्रिया में हमेशा वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा जाता है। वेग स्थिरांक का मात्रक वो पूछता है भाई k का मात्रक क्या होता है, तो आप यहीं से निकाल सकते हो भाई k को इधर ले जाओ, टाइम इधर जाओ, तो यहां पर आ जाएगा आपका प्रति सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक आपको पूछ लिया जाता है। नंबर 3 की बात करता हूं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। क्यों लगेगा अनंत, आप यहां पर टाइम की बात करें तो अगर मैं k का मान 0 कर दूं, तो इसका मान आप निकाल ही नहीं सकते। तो हमेशा ये पूर्ण नहीं होती, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें अनंत समय लगता है, ठीक है। और तीसरी एक और चौथी बात यहां पर आप निकाल सकते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया में वेग स्थिरांक अभिक्रिया के समय के ऊपर निर्भर करता है। आपका k अनुक्रमानुपाती 1/t होता है। वेग स्थिरांक समय के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या करता है भाई, निर्भर करता है। क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके ऊपर आपके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं यहां पर कल को आपके सामने लेकर के आऊंगा और उनको आप जरूर देखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आपको प्रथम कोटि के उदाहरण भी याद करने हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण भी आपको याद करने हैं, और एक समीकरण जरूर याद करनी है। क्वेश्चन यहां पर आपको कल मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर आपको कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम आप लोगों को बहुत अच्छी सपोर्ट देंगे। कुछ भी चाहिए आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।